बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स की लेक्चर नंबर 2 में आज का जो लेक्चर है, अच्छा, पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने जो फिज़िकल क्लासेस जो हो रही थी हमारी, उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था और पार्शियल फ्रैक्शन का। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस मैंने आपको बताए थे कि आएंगे जिसके थ्रू हम पार्शियल फ्रैक्शन को हल करेंगे। तो केस नंबर 1 जो है वो स्टडी किया था हमने, उसके प्रॉब्लम्स भी कुछ सॉल्व किए थे क्लास के अंदर भी, फिर मैंने आपको एक्सरसाइज भी करनी है। तो जो आप लोग हो ना, जितने भी स्टूडेंट हो उसमें से सिर्फ चंद स्टूडेंट हैं जो कि रिस्पांस देते हैं, यानी कि जो बच्चे क्लास में रिस्पांस देते हैं वही बच्चे अब ऑनलाइन क्लासेस में रिस्पांस दे रहे हैं। उसके अलावा कोई भी बच्चा जो है वो मुझे काम करके चेक नहीं करवाता। जब तक आप करोगे नहीं, खुद से हल नहीं करोगे, खुद से सवाल नहीं पूछोगे, तब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ये मैंने पहले भी कही है बात आपको और आज दोबारा कह रहा हूँ कि मैथ चीज़ ऐसी है, जब तक मैथ क्या किसी भी सब्जेक्ट में आप जब तक नहीं पूछोगे तब तक वो आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। फिर बाद में आप लोग कहते हो कि सर की समझ नहीं आती, सर पता नहीं क्या पढ़ाता है क्या नहीं पढ़ाता। तो आप लोग जब इंटरेस्ट ही नहीं लोगे एक चीज़ के अंदर तो फिर समझ कैसे आएगा आपको? ठीक है ना? तो ये आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को ही करना है सारा कुछ। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा जो चीज़ समझ नहीं आएगी। आप 19 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, जितने भी बच्चे हो, अब मुझे नहीं पता किसको समझ आई है किसको नहीं। मुझसे जो सवाल पूछेगा मैं उसी को जवाब दूंगा ना। ओवरऑल तो सबको ही बताता हूँ कि किस तरीके से है। तो खैर, ये बेटा आप जो नहीं कर रहे बच्चे, ये उनके लिए है। फिर आप लोग बाद में जो है ना वो शिकायत नहीं करिएगा कि हमें जो है वो कहाँ नहीं गया। आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि मुझे करके दिखाएं, मुझसे सवाल पूछें, अगर कोई चीज़ नहीं आती तो वो पूछें मुझसे। खैर, आज है केस नंबर 2। व्हेन polynomial p of x has repeated linear factor। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन याद हो जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी, तो उसमें p ऑफ x क्या है, r ऑफ x जो है वो न्यूमरेटर था और पॉलिनोमियल p ऑफ x जो है वो डिनोमिनेटर था। केस नंबर 1 में क्या था कि कोई भी फैक्टर p ऑफ x का रिपीटेड नहीं था। लेकिन केस नंबर 2 में क्या है कि आपके पास p ऑफ x रिपीटेड आ सकता है, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन है तो अगला रूट आ जाएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ये रिपीटेड है। रिपीटेड कैसे है? अंदर जो बेस है वो तो सेम है ना, सिर्फ पावर चेंज हो रही है। तो हम इसको रिपीटेड रूट में काउंट करते हैं। एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। ये दोनों रिपीटेड नहीं कहलाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ये रिपीटेड कहलाएंगे इस तरह के। यहाँ पे एक्स क्यूब भी आ सकता है, ठीक है। इस तरीके के जो है वो रूट्स हो सकते हैं। एक्चुअली आपके पास जो रूट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो इस फॉर्म में आएगा, जैसे है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू x-1 होल स्क्वायर। तो आप कैसे लिखोगे, a/x प्लस b/x स्क्वायर, क्योंकि ये पावर 2 है। पहले पावर 1 लिखोगे फिर पावर 2 लिखोगे। सेम इसी तरीके से c/x-1 अगेन प्लस d/x-1 होल स्क्वायर। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी बार आपको जो है वो नंबर लिखना पड़ेगा। यानी कि जो ए बी सी करके आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हो, पार्शियली हर फैक्टर को डिवाइड करते हो, उतनी बार जितनी ज़्यादा पावर होगी। क्यूब है तो ए बी सी, 4 है तो ए बी सी डी, ठीक है ना। इसी तरीके से x-1 स्क्वायर भी आ सकता है, क्यूब भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो उतनी बार आपको फैक्टर लिखना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 1 उसको हम देख लेते हैं। अब आपका एग्जांपल नंबर 1 है, रिजॉल्व 2x² - 3x + 4 अपॉन x-1 होल पावर क्यूब इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले जो चीज़ हम चेक करते हैं वो भी इसमें भी वही चीज़ चेक की जाएगी कि ये कहीं इम्प्रॉपर जो फर्स्ट वो तो नहीं है, रैशनल फ्रैक्शन तो नहीं है। तो हम ये देखेंगे। तो न्यूमरेटर की पावर हाईएस्ट पावर 2 है और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर है क्यूब। तो इस वजह से ये इम्प्रॉपर नहीं, एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है।
2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम जो है वो तोड़ लेते हैं, क्योंकि नीचे जो हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर में होगा क्यूब, तो सबसे पहले पावर 1 लिखेंगे, a अपान एक्स माइनस 1 प्लस b अपान एक्स माइनस 2 प्लस c अपान एक्स माइनस क्यूब। इस तरीके से आपने लिखना है। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतने ज़्यादा जो है वो आपने इनको डिवाइड कर लेना पार्शली। 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम निकलेगा x माइनस 1 होल क्यूब, यहाँ है x माइनस 1, यहाँ है x माइनस क्यूब, यानी कि यहाँ बचेगा x माइनस 2 इंटू ए प्लस, यहाँ पावर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ बचेगा x माइनस 1 प्लस, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है। जिस तरीके से एलसीएम लिया जाता है सेम वैसे ही आपने एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो है टेबल इसका 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। डिनोमिनेटर इसका भी कैंसिल, डिनोमिनेटर इसका भी कैंसिल, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। यहाँ तक तो प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो जब कोई भी वैल्यू a b c d कुछ भी अगर जो है हमारा फ्रैक्शन है उसकी जब वैल्यू फाइंड करते थे तो नीचे जो भी फैक्टर होता था उसको बराबर लेते थे ज़ीरो के। अब क्योंकि यहाँ पे a के नीचे का फैक्टर भी x माइनस 1 है, b के नीचे का फैक्टर भी x माइनस 1 है, c के नीचे का फैक्टर भी x माइनस 1 है, तो वैल्यू तो हमें एक मिलेगी ना, सारों की वैल्यू तो नहीं मिलेगी। तो हम x यानी कि अगर आपको याद हो तो अलग अलग लीनियर फैक्टर के हम इज इक्वल टू 0 के रखते थे और जो x की वैल्यू आती थी वो इस इक्वेशन में पुट करके हम जो है वो उसकी वैल्यू फाइंड करते थे। यहाँ पर सबके रूट एक जैसे हैं तो पता कैसे चलेगा कि कौन से वाले यानी कि हमारे फ्रैक्शन की जो है वो हमें वैल्यू मिलेगी। तो जो सबसे हाईएस्ट वाला होगा ना बेटा, सबसे हाईएस्ट वाला उसकी वैल्यू मिलेगी। उसके अलावा आप बेशक ए के लिए पुट कर लो या बी के लिए पुट कर लो, आपको ए या बी की वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ सी की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जो हाईएस्ट होगा उसकी वैल्यू मिलेगी। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर सी, पुट इन दिस इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं ए का, इक्वेशन ए, ठीक है। एक्स की जगह, एक्स स्क्वायर की जगह 1 आएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 1 बी इंटू 1 माइनस 1 प्लस सी। तो ये बन जाएगा 4 टू 6, 6 माइनस 3, 3 बचेगा, और यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा सी। तो सी की बराबर वैल्यू हुई 3। अब अगर मैं ए के लिए एक्स माइनस 1 पुट करूँ तो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी, बी के लिए एक्स माइनस 1 पुट करूँ यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करूँ तो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी। तो बी और ए की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूँगा, ठीक है। बी और ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, हमारे पास ये है, अगर आप देखें ए इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला है, बन जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी, कंपेयर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये इक्वेशन बनी, ये सेम लिखी हुई, कंपेयर एक्स स्क्वायर मतलब ये भी कोफिशिएंट बनेगा एक्स स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ हमने ये देखना है कि एक्स स्क्वायर जो है वो इस तरफ किस किस के साथ है और इस तरफ किस किस के साथ है, उन दोनों को करेंगे कंपेयर। यहाँ पे अगर हम देखें सिर्फ ए के साथ है तो सिंपल हम लिखेंगे ए, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर किसके साथ है, सिर्फ 2 के साथ, तो यानी कि ए की वैल्यू क्या मिली हमें, 2, ठीक है। ए की वैल्यू मिल गई 2, ये भी यहाँ पे मिल गई, ठीक है ना। अब अगला है एक्स स्क्वायर तो कंपेयर हो गया, अब हम अगली कंपेरिजन करेंगे एक्स की। अगली कंपैरिजन हम करेंगे एक्स की, क्यों, हमने बी की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है ना। तो एक्स की कंपैरिजन अगर हम करें तो लेफ्ट राइट साइड पे अगर हम देखें
ए किसके साथ है, एक्स किसके साथ है, ये -2 भी है, तो ये बन जाएगा -2a। बी के साथ है बिल्कुल प्लस बी, क्योंकि बी जो है एक्स जो है यहाँ पे प्लस का है, तो इस वजह से प्लस बी। यहाँ पे -2 का था, यानी कि ए इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा -2ax। तो हमें सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट लेना है, तो एक्स का कोफिशिएंट -2 और ए बनेगा, तो इस वजह से -2a बने। राइट साइड पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे -3 है, तो -2 मल्टीप्लाई 2, ए की वैल्यू थी 2 प्लस बी इज इक्वल टू -3, -4 प्लस बी इज इक्वल टू -3, तो b इज इक्वल टू -3 प्लस 4, b की वैल्यू बनी 1। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1। हैंस द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। अब ए बी सी की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, ए की वैल्यू थी 2, बी की वैल्यू थी 1 और सी की वैल्यू थी 3। यहाँ पे पुट करेंगे, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको आप हल करोगे। इसमें कोई चीज़ अगर ना समझ आए तो वो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है वो डिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर, चलो पहले ये दो हल करें। वैसे तो ये भी हल हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी नहीं है। 2 + 3 यहाँ पे ये भी हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर हैं, x-2 x+2। इसको आप 2 टाइम लिखोगे, ये 1 टाइम लिखा जाएगा। इसको आप 3 टाइम x+2 होल स्क्वायर एंड x+2 होल क्यूब, इसको 2 टाइम लिखा जाएगा, इसको भी 2 टाइम। तो जितने सवाल आपसे हो सकें वो कर लीजिएगा आप। जो चीज़ ना समझ आए तो वो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है वो फिर अगली एग्जांपल जो है वो उसको देखेंगे। ठीक है ना, मैं सारे सवाल हल करने को नहीं कह रहा, जो इतने आपको समझ आते हैं आप उतने कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे सवाल जो आपको ना समझ आए ना, तो वो मुझसे बता दिया करें कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो उसको इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनको हल कर लीजिएगा और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जो है वो आपकी जो भी डिफ़िकल्टी होगी वो हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 भी है आपकी, वो उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, अगर किसी को समझ आ जाती है तो। नहीं तो अगली क्लास में तो उसको हम वैसे भी इंशाल्लाह हल करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।